नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है और पूरे विश्व में खलबली मची हुई है। रूस मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब संकट पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन रूस के तमाम हमलों का जवाब दे रहा है और साथ ही साथ अकेला पड़ा यूक्रेन अब पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। तो रूस और यूक्रेन के महायुद्ध का दुनिया पर क्या असर होने वाला है, भारत पर इसका क्या असर होने वाला है और किस तरह से संकट बढ़ने वाला है, अगले आधे घंटे तक तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। शुरुआत करते हैं हमारी खास कार्यक्रम रूस यूक्रेन महायुद्ध की। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हमले के बाद वैश्विक स्तर पर अब जो अशांति बढ़ गई है और इसका पूरा असर दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। आखिर कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हमले किए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर शांति भंग होने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति और अस्थिरता की आशंका जताई जा रही है। दो देशों के बीच जारी जंग में बड़ी शक्तियों के बीच भी मतभेद काफी बढ़ गए हैं। परमाणु युद्ध को लेकर भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। यूरोप में तीसरे वर्ल्ड वॉर के हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 10 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। इस हमले में अब तक 316 लोग घायल हो गए हैं। इस बीच अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटों में कीव पर रूस का कब्जा हो सकता है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 2 और एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। उसका दावा यह भी है कि उसने रूसी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब तक 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंकरों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि इस लड़ाई में रूस के 800 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर कोई डर रहा है, हमारे साथ लड़ने के लिए कोई साथ नहीं दे रहा है। यूक्रेन के लोग पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों का जाम देखा जा रहा है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सभी लोगों के चेहरे पर बेबसी भी नजर आ रही है। इस बीच रूस यूक्रेन लड़ाई में अमेरिका अब पीछे हटता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। हालांकि बाइडेन ने ये भी कहा कि नाटो देशों की इंच भर जमीन की भी रक्षा की जाएगी। बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर अमेरिका पर पड़ सकता है। अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इधर ब्रिटेन ने यूक्रेन पर आक्रमण के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा चुने गए रक्तपात और विनाश के रास्ते की गुरुवार को निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इसे यूरोपीय महाद्वीपों के लिए एक तबाही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जवाबी कार्रवाई के समन्वय के लिए G7 के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। रूस पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन अभी इसका असर रूस पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। वे अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।
तो रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, लेकिन भारत के हजारों लोग अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लिहाजा उन तमाम लोगों को भारत लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद वहां हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में भारत ने गुरुवार को यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पहल की। यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं के बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अवगत कराया। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत अपने नागरिकों के सुरक्षित निकास और भारत लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे करीब 16,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में नागरिकों को सुरक्षित निकालने और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई। दरअसल रूस के हमलों के बाद यूक्रेन ने अपनी हवाई सीमाओं को बंद कर दिया है। ऐसे में भारत हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के जरिए सड़क रास्तों से भारतीयों को निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने सीसीएस बैठक में बताया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों समेत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और यूक्रेन से उन्हें निकालना है। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के छात्रों और उनके परिवार के सदस्यों समेत सभी भारतीय नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपको सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। इनमें से करीब 4,000 लोग पिछले दिनों वापस लौट चुके हैं। श्रृंगला ने कहा कि सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों जैसे पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी में भारतीय राजदूतों से कहा है कि वे अपने मिशन से यूक्रेन के बॉर्डर क्षेत्रों में टीमों को भेजें ताकि भारतीयों को बाहर निकाला जा सके और उन्हें भारत लाया जा सके। वहीं पोलैंड में भारतीय दूतावास ने कहा है कि पोलिश यूक्रेनी सीमा पर क्रोकोविएक में एक कैंप बनाया गया है ताकि पोलैंड की मदद से भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने में मदद मिल सके। इसी तरह से लविव में भी एक ऑफिस बनाया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी में अपने समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं ताकि यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकाला जा सके। इतना ही नहीं, जयशंकर यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के साथ संपर्क में है ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा सके। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। हम चर्चा करेंगे यूक्रेन रूस महायुद्ध को लेकर। अब क्या कुछ इसका असर होने वाला है, इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ में हमारे दो साथी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आनंद मणि त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। और युवा पत्रकार जो विदेश मामलों पर गहरा अध्ययन रख रहे हैं, गहरा अध्ययन कर रहे हैं, हमारे साथी युवा साथी अजीत सिंह परमार भी इस चर्चा में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद जी, आप ही के पास में रूस जो है वो रुकने को तैयार नहीं है, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। युद्ध का अंत क्या होने वाला है? देखिए दरअसल जी, जिस तरह से अगर हम देखें यूएसएसआर से अलग हुआ था यूक्रेन 1991 में, और उसके बाद उसको देश के रूप में मान्यता मिली थी। और फिर अभी जो लड़ाई है असली, वो जानते हैं एनर्जी सेक्टर को लेकर है, गैस भंडार को लेकर है। तो रूस ने पहले ही यूक्रेन के एक छोटे से इलाके को पहले द्वीप को कब्जा किया था, और फिर जो है वो यूक्रेन पर कब्जे के जो इलाका है एनर्जी सेक्टर का, उस पर कब्जे की उसने प्रोसेस किया। दरअसल इसके पीछे देखें, जब मैप देखते हैं हम यूक्रेन का, तो यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी आता है, वो एरिया है
तो और ये जो स्ट्रेटेजिकली रूप से है, जो पश्चिम को रसिया को अलग करता है, तो वो उस तरह के इलाके में वो आता है। और यूक्रेन का नक्शा हम देखते हैं तो ये ऐसे करके एकदम घुसा हुआ है, यानी एक त्रिकोण की तरह, आधा रसिया में कवर करता है और आधा वेस्टर्न से पश्चिमी देशों में कवर करता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन या रूट की जो है, रूट कनेक्ट की जो है वो दिक्कत कहीं ना कहीं पैदा कर रहा था। लेकिन सबसे जो बड़ा मैटर है वो एनर्जी सेक्टर को लेकर लड़ाई थी। और परिणाम की जैसे बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी युद्ध का जो परिणाम है वो मतलब कहीं ना कहीं जाके कूटनीतिक टेबल पर वार्ता होती है और वो चीजें बदलती हैं। तो अभी जो वर्चस्व का जो दुनिया को ताकत के रूप में रसिया अपने आप को दिखाना चाहता था, कहीं ना कहीं देखिए हर सेक्टर में एक अलग लड़ाई चल रही है। एशिया में भारत, चीन, पाकिस्तान के बीच में डिस्टर्बेंस चलता है। और वैसे इंटरनेशनली सेक्टर में आपने देखा अफगानिस्तान में पहले जो मिडिल ईस्ट का रहा उसमें रसिया पहले रहा, फिर बाद में अमेरिका रहा, फिर और अल्टीमेटली वहां से निकलना पड़ा और दोनों ही वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये तीसरा सेक्टर हो रहा है जिसमें पश्चिमी देशों का इन्वॉल्वमेंट है। आपको बता दें कि फ्रांस जो है सबसे ज्यादा रसिया को बिजली सप्लाई करता है। अगर पश्चिमी देशों के पावर से चीजें बाहर जाने लगे तो बिजली सप्लाई तक बंद कर सकती है, जिससे रूस की मतलब बहुत चीजें गड़बड़ा सकती हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली कहें कि पश्चिमी देश उनको समर्थन करके और यूक्रेन को अलग करके यूक्रेन को दे, तो कोई भी देश किसी भी देश का समर्थन विदाउट इंटरेस्ट नहीं करता है। दूसरी बात, जैसे आज सुबह ही अभी यूएनएससी में जो हुई तो भारत ने यूक्रेन से अपने आप को अलग रखा, लेकिन कहीं ना कहीं मदद और पैरवी की कोशिश की जा रही है। और जो हालात बने हैं उस पर ये कोशिश है कि इस तरह से जो मतलब अचानक इस तरह से गंभीर और वर्चस्व की लड़ाई एक तरह से बनी है पश्चिमी देशों और रसिया के बीच, और उसमें यूक्रेन फंसा है और उसका एनर्जी सेक्टर जिसको आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, लेकिन एनर्जी सेक्टर किसी भी देश के लिए इस समय सबसे जरूरी है, क्योंकि सारी चीजों को परिचालन, सारी चीजों की आप ये जान लीजिए। जो मुझे याद है कि मैं चंडीगढ़ में था और हमारे साथ एक रॉ के अधिकारी थे, तो उन्होंने हमें बहुत साफ कहा था कि आनंद जी आने वाला समय जो है वो लड़ाई वाटर को लेकर नहीं होने जा रही है, एनर्जी को लेकर होने जाएगी, क्योंकि हम इतने आधिपत्य में इतने उसमें रह जाएंगे कि हमें हर चीज, जैसे आपके मोबाइल मतलब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एनर्जी शामिल है, और वो एनर्जी की वार हम यूक्रेन और रसिया के बीच देख रहे हैं। और ये जहां ये कहीं ना कहीं चीजें अभी उस रूप में बहुत आगे जा चुकी हैं, तो एक स्तर पे कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होगा, जिसकी हमें उम्मीद है जल्दी, जिससे जान माल की हानि ना हो, इंटरवेंशन होगा और कूटनीतिक टेबल पे बहुत सारी चीजें हल हो सकती हैं। निश्चित तौर पर कूटनीतिक तौर पर काफी चीजें हल हो सकती है, और आप कह रहे हैं कि युद्ध का अंत टेबल पर ही होने वाला है। हमारे साथ में युवा पत्रकार अजीत सिंह परमार है। अजीत, यूक्रेन में काफी भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, हालांकि भारत सरकार उनको वतन वापसी के प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन अभी भी जिस हद तक भारत सरकार को सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने अपने नागरिकों की वतन वापसी में कुछ देरी कर दी है? देखिए दर्श, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वस्तुस्थिति के कई सारे पहलू हैं। भारत सरकार ने गाइडलाइन तो जारी की, भारत लौटने की अपील भी की, लेकिन स्टूडेंट वहां की यूनिवर्सिटियों की वजह से वापस न लौट सके। यूनिवर्सिटीज ने कहा कि आप यहीं रुकिए, युद्ध की कोई हालत नहीं है, आपका साल डिले हो जाएगा। कई स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में थे उन्हें अपनी डिग्री नहीं मिलने का भी अंदेशा था। अगर स्टूडेंट वापस लौटते तो उन्हें यह अंदेशा था कि कहीं उनकी डिग्री एक साल डिले ना हो जाए, इसलिए छात्र यूक्रेन में ही रुके रहे। लेकिन रशिया ने जिस तरीके से एकदम से मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस किया, उसके बाद छात्र वहीं फंस गए। दूसरा रीजन ये रहा, एक तो एयरलाइंस ने किराया काफी महंगा कर दिया था, इसलिए जो भी भारतीय यहाँ यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये हो गया था कि 1 लाख रुपए तक किराया था। तो वो हिचकिचा रहे थे, वो फ्लाइट की टिकट करने में हिचकिचा रहे थे और उन्हें मिल भी नहीं पा रही थी। रही दूसरी बात भारतीयों के रेस्क्यू की, तो यूक्रेन में भारतीयों की तादाद 16 से 17 हजार के आसपास है। इतने सारे लोगों को रेस्क्यू करने में काफी वक्त लगेगा। हालांकि भारतीय एम्बेसी काफी कोशिशें कर रही है, उन्हें हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर तक ले जा रहे हैं, वहां से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। मुंबई से विमान जा रहे हैं, दिल्ली से विमान जा रहे हैं, उन्हें रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं। एक दल वहां से आ रहा है अभी, जिसमें करीबन 300 से 400 छात्र होंगे। तो दर्शक, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने गाइडलाइन जारी की, लेकिन यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच में जो संवाद था, यूनिवर्सिटी उन्हें वहीं रोकना चाह रही थी,
और ये भी कहा जा सकता है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो इस खतरे को समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए। जी दर्श, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, स्टूडेंट वहां पर खतरे को बिल्कुल भाप नहीं पाए, क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी और माहौल उन्हें बिल्कुल लग नहीं रहा था। कई सारे स्टूडेंट से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से जंग हो जाएगी और रशिया की सेना इतनी जल्दी अंदर घुस आएगी। तो स्टूडेंट कमोबेश कंफ्यूजन में रहे कि कैसे यहाँ से निकले। यूनिवर्सिटी उन्हें अलाउ नहीं कर रही थी जाने के लिए, उनसे कह रही थी कि ऑफलाइन क्लासेस ही होंगी आपकी, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते हो तो आपका साल भी डिले हो जाएगा। जी, हमारे साथ में आनंद जी है। आनंद जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, पूरे रूस और यूक्रेन के जो पूरा युद्ध है इस पर पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई थी कि भारत का रुख क्या रहने वाला है। लेकिन इस बैठक में जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित होना था, भारत ने इस बैठक से दूरी बना ली। क्या लगता है, इसके क्या कुछ मायने आपको नजर आ रहे हैं, और वोटिंग में भारत का शामिल नहीं होने का कितना असर अब भारत पर पड़ेगा? इस पे अगर कहें तो आप ये देख लीजिए कि रसिया से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं और बहुत ऐतिहासिक संबंध हैं। आप चाहे अगर मैं मिलिट्री से स्पेक्ट्रम की बात करूं, मिलिट्री स्पेक्ट्रम की बात करूं, तो एयरफोर्स हो या फिर चाहे 1971 में हमने देखा, चाहे उनकी नेवी का सेक्टर रहा हो, जिनकी फ्रिगेट बोटों ने कराची जला उड़ा दिया था, और चाहे मतलब अभी हमारे पास S-400 आने जा रहा है, वो भी रसिया की मदद से ही है। तो मिलिट्री सिस्टम में सुरक्षा के मामले में भारत को एक बड़े पैमाने पर सप्लाई करने वाला, यानी 47% के आसपास ये देश है, और हमारे पुराने संबंध, कूटनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, खुफिया संबंध, सारे संबंध हैं जिससे भारत को यानी हमारा सबसे बड़ा मित्र राष्ट्र अभी अमेरिका से हमारे लाइन अप हुए हैं, पैचअप हुए हैं, लेकिन सबसे पहला जो स्पष्ट मित्र राष्ट्र जिसने अपने भारत को मदद की वो रसिया ही रहा। इस वजह से अगर कहें कि भारत रसिया के खिलाफ मतलब जाएगा तो ये हो नहीं सकता। हाँ, जो यूएन में 15 वोटों में 11 वोट रहे, भारत ने इससे दरकिनार किया, तो उसमें दरकिनार तो किया, लेकिन उसमें भारत ने स्पष्टीकरण एक छोटा सा दिया है, जिसमें कहा है कि सभी देशों को सभी देशों का की अखंडता का और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। भारत, चीन, यूएई जो वोट हुए हैं 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में, उनमें 11 लोगों ने पश्चिमी वोट दिया था, और भारत, चीन और यूएई इसका विरोध किया था, उनने वोट नहीं। हाँ, भारत ने प्रस्ताव से वोटिंग से परहेज किया, वोटिंग नहीं की, और उसमें स्पष्टीकरण की कि भारत कूटनीतिक तौर पे ऐसी संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है, और इस तरह से दोनों को बिहेव करना चाहिए कि दोनों तत्काल जो है शत्रुता को समाप्त करना चाहिए, और इस तरह की हिंसा और सारी चीजों से दूर होना। अब इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर भी बात की है, और हिंसा और रास्ता तलाशने की बातचीत की गई है। जी आनंद जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है, रूस पुराना दोस्त है और अमेरिका भारत का नया दोस्त है, दोनों दोस्त हैं, और अमेरिका चाहता था कि रूस के खिलाफ भारत वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका की सफाई आई है कि वो ये समझता है कि रूस और भारत के रिश्ते काफी मजबूत है, लेकिन अमेरिका वो देश है जिसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये यूक्रेन का नतीजा इसमें साफ तौर पर हम देख रहे हैं। तो इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से भारत की दूरी पर अमेरिका भारत को लेकर क्या रुख अमेरिका का रहने वाला है? कि अमेरिका को बाजार चाहिए भारत का, अमेरिका को बहुत कुछ इंटरेस्ट भारत से नहीं था, या बहुत ऐसी नहीं रहा भारत का, ये शुरू से ही अमेरिका का इंटरेस्ट इतना था कि भारत के रूप में उसका बड़ा जो बाजार है वो उसको मिले, और इसीलिए वो सारे संतुलन बना रहा है। रसिया की अगर बात करें तो रसिया से हम मतलब एक ऐसे मित्र हैं कि हमारी पुरानी, आप ये कहें कि हमारी ये पुरानी रिश्तेदारी है और नई जोड़ी अभी बनी है, तो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों पे हमें भरोसा है, जिन रिश्तों को हम बरतते आए हैं और जिन रिश्तों को प्रयोग करते हैं, हर तरीके से आजमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर वो भारी तो पड़ेगा। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में बदलते हुए स्पेक्ट्रम में सीधा सा मसला यही है कि जो चीजें हो रही हैं, कहीं भी ऐसा स्टैंड पूरी दुनिया में ना हो कि एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर रहा है, क्योंकि फिर चीजें बदल जाएंगी पूरे स्पेक्ट्रम में। जैसे आपने देखा
फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार की बात होती है, लेकिन कहीं नहीं ये जो थर्ड वर्ल्ड वार की बात कई बार होती है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पॉकेट्स में लड़ाइयां हो रही हैं। जैसे इसराइल का चल रहा है ना, यूक्रेन का शुरू हो गया है अभी, पिछले दशकों में इधर पॉकेट में लड़ाई लगी गई थी, बांग्लादेश और ये क्या नाम है, पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान तो वो उस तरह से पॉकेट्स में लड़ाई हो रही, बड़े नहीं जाने वाला है युद्ध। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि सारे देश अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, जैसे दो देश हैं पूरी दुनिया में, दो देश हैं, अमेरिका और रसिया, जो वर्चस्व बनाए रखते हैं। दूसरी बड़ी क्या है कि बाजार है, ये दोनों देश है बाजार पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए, कहीं ना कहीं पावर बनाने के लिए। पावर से केवल मतलब ये नहीं होता है, पावर का सारा मसला ये है कि सारी राजनीति, कूटनीति इसलिए की जाती है कि हमारी अर्थनीति जिंदा रहे, हमारा वर्चस्व जिंदा रहे, हमारी विलासिता जिंदा रहे। जी, निश्चित तौर पर अर्थनीति सबसे अहम होती है। हमारे साथ में अजीत है। अजीत, कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही थी, जूझ रही थी, उसके बाद में कुछ शांति आई तो रूस और ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसका असर दो देशों का लड़ाई है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका आर्थिक रूप से जो असर हम देख रहे हैं, शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ा में, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इस पूरे संकट का भारत में आम लोगों पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, इधर दुनिया पूरी कोरोना से जूझ रही थी। दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है, कुछ समस्याएं थी जो अभी मौजूदा दौर में थी। उनके आगे सबसे पहली समस्या थी कि चाइना से जो वायरस आया, कोरोना वायरस, वो पूरी दुनिया में उसने तबाही मचा के रख दी। दूसरा, हम क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी सोच रहे थे। उसके बाद जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरे विश्व इसी में उलझ गया और कई देशों में आप देखेंगे कि शेयर बाजार धड़ाम हो गए। और इस तरीके से देखा जाए तो जो रूस की जो मुद्रा है वो भी काफी हद तक बहुत निचले स्तर पर इस समय पहुंच चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि युद्ध के बाद उस पर सैंक्शन लगाए गए, उसकी रुपयों का गिरना तय था। क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होना लाजमी है, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा निर्यातक है तेल और गैस का। पूरा यूरोप तेल और गैस के मामले में रशिया के ऊपर निर्भर है। अब रही बात यह कि यूएस ने प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन उन प्रतिबंध का ज्यादा असर रशिया पर पड़ने वाला नहीं है। रही बात भारत की, तो भारत में जाहिर सी बात है, जब तक चुनाव है तेल के दाम बढ़ना लगता नहीं कि तेल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, भारत में तेल के दामों का बढ़ना तय है। हाँ, संभावना भी ये भी जताई जा रही है कि चुनाव के बाद में 9 रुपए 10 रुपए प्रति लीटर तक तेल के दामों में बढ़ोतरी होने की संभावना ऐसे जता रहे हैं। नहीं, ये हो सकता है कि 9 से 10 रुपए बढ़े, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि तेल कंपनियां एक साथ से 9 से 10 रुपए बढ़ाएंगी। हो सकता है वो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में एक दिन में 1-2 रुपए बढ़ाकर इस मामले को 9 से 10 रुपए। जी, तो निश्चित तौर पर युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो पड़ोसी देश हो या फिर रूस का यूक्रेन पर हमला हो। युद्ध किसी भी कीमत पर पूरी दुनिया के लिए, मानव शक्ति के लिए, मानव सृष्टि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब सभी की निगाह यही है कि रूस कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि यूक्रेन का काफी कुछ नुकसान रूस अभी तक कर चुका है। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।